2021 में नैनीताल जेल में आजीवन सजा काट रहे एक व्यक्ति ने, जो 11 साल से जेल में बंद है, उसने न्यायालय के सामने अर्जी डाली। अर्जी ये था कि उसे कुछ दिनों के लिए जेल के बाहर जाने दिया जाए, चूँकि वो 11 साल से जेल में बंद है और उसने 11 साल में दुनिया नहीं देखी है। उसके बच्चे जो छोटे थे अब 18 साल के हो गए हैं, वो उनसे मिलना चाहता है, परिवार के लोगों से मिलना चाहता है। लेकिन जब ये अर्जी न्यायालय को मिली तो न्यायालय भी हतप्रभ रह गया, परेशान हो गया और इस सोच में डूब गया कि इस व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाए या ना। काफ़ी सोच समझ के बाद न्यायालय ने फैसला दिया कि ऐसे व्यक्ति का जेल के बाहर रहना समाज के लिए घातक हो सकता है और उसने अर्जी को नामंजूर कर दी। लेकिन जैसे ही ये मामला मीडिया में आया, लोगों के सामने 2010 में हुआ वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने तैर गया। सभी को वो घटना याद आ गई। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने 11 साल तक जेल में बंद एक व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको अपने बच्चों तक से मिलने के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। और क्यों लोग खौफ में आ गए? 2010 की वो कौन सी घटना थी जो केवल देश ही नहीं, दुनिया में छा गई थी? आइए इस पर बात करते हैं और बताते हैं। बताने का मकसद कहीं डराना या किसी को परेशान करना नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप भी सतर्क रहें और समाज में अच्छे लोगों की मानसिकता भी किस तरह खराब हो सकती है उस पर नज़र रखें, ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। दोस्तों, हम अपने चैनल पे शिक्षा की बातें, राजनीति की बातें, धर्म की बातें करते हैं। कुछ आपराधिक घटनाओं की क्राइम कथाएं भी हमने की हैं और दोस्तों की बड़ी डिमांड थी कि हम फिर क्राइम कथा करें, तो आज कहानी बता रहा हूं जो सच्ची घटना है। 2010 में छत्तीसगढ़ के देहरादून जो शहर है, उसके प्रकाश नगर में एक दंपति रहता था अपने 2 बच्चों के साथ। पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसका नाम था राजेश गुलाटी। राजेश गुलाटी और उसकी पत्नी अनुपमा गुलाटी अपने 2 जुड़े हुए बच्चे के साथ, जिसकी उम्र उस समय 7-8 वर्ष रही होगी, रहते थे। लेकिन एकाएक पता यह चला कि राजेश गुलाटी की पत्नी अनुपमा गुलाटी लापता है। लेकिन वो इस मामले में पुलिस में कोई केस नहीं करता है। वो अपने बच्चे को बताता है कि वो उसकी माँ जो है सो ननिहाल गई हुई है, नाना नानी के यहाँ गई हुई है। लेकिन वो परेशान रहता है, रोता बिलखता रहता है, अपने माँ बाप से भी बात करता है, अपने ससुराल वालों से बात करता है कि अनुपमा लापता है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन लौट आएगी, ये भी कहता था। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और उसकी परेशानी इसलिए बढ़ जाती है कि वो खुद सर्विस करता है, उसके दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। अब पत्नी नहीं है, उस स्थिति में वो अपनी नौकरी देखे, बच्चों की पढ़ाई देखे या फिर अनुपमा को खोजे, क्या करे? इसको लेकर द्वंद्व था। रोता बिलखता रहता था, परिवार वालों से बात करता रहता था। इसी तरह समय बीतता गया और लगभग 1 महीना 1.5 महीना बीत गया तो उसका साला, मतलब राजेश गुलाटी का साला सिद्धांत, जो दिल्ली में रहता था, वो देहरादून आता है और अपने बहनोई, मतलब राजेश गुलाटी को कहता है कि क्यों ना हम लोग पुलिस में इसका कंप्लेन करें, क्योंकि अभी तक पुलिस में कंप्लेन हो जाना चाहिए था। तो बोलता है कि ये अपने से कहीं चली गई है, कब आएगी क्या आएगी, लेकिन आ जाना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करके क्या होगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब चूँकि 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो पुलिस ही इस पर कोई कार्रवाई कर सकती है। खैर, ये बातें होती हैं। राजेश गुलाटी कहता है कि हम
स्नान कर लेते हैं, स्नान के बाद हम लोग चलेंगे। वो स्नान करने जाता है और सिद्धांत उसका साला बाहर बैठा है। इसी बीच में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज में ये लिखा रहता है कि भैया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं अब वापस नहीं आने वाली हूँ। जैसे ही राजेश गुलाटी स्नान करके बाहर आता है, सिद्धांत उसको वो मैसेज दिखाता है कि उसकी बहन का ये मैसेज आया है कि अब मैं लौट कर नहीं आऊँगी, खोजने की कोशिश मत करो। तो राजेश गुलाटी उसको समझाता है कि जब इस तरह की बात कही है तो फिर पुलिस में जाने का फ़ायदा क्या है, पुलिस में नहीं चलते हैं। लेकिन सिद्धांत कहता है कि अब तो और भी ज़रूरत है पुलिस में कंप्लेन करने की कि आखिर वो लौट के क्यों नहीं आएगी, क्यों उसने ऐसा डिसीजन लिया, क्या हुआ है। सिद्धांत के कहने पर, सिद्धांत के जोर ज़बरदस्ती पर ये दोनों थाने जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस उनकी सारी बात को लेता है, FIR दर्ज करता है और कहता है कि ठीक है आप लोग जाइए। पुलिस ऐसे ट्रीट करती है जैसे उसे बहुत इस केस में इंटरेस्ट नहीं है। केस भी 50 दिन पुराना, मतलब लगभग 2 महीने पुराना हो गया था। ये दोनों घर चले आते हैं। 2-3 घंटे के अंदर में ही पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस के 5 लोग वहाँ पहुँचते हैं, आते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं, अनुपमा की फ़ोटो मांगते हैं। राजेश गुलाटी उसको फ़ोटो देता है जिसमें वो शादी के परिधान में है। सारी बातचीत होती है, कब गई, कैसे गई, सारे पूछताछ पुलिस करता है और जल्द से जल्द खोज निकालने की बात कर कर पुलिस वापस जाने लगता है। घर के दहलीज के बाहर 4 पुलिस वाले चले गए होते हैं। एक पुलिस वाला जैसे अंतिम पाँव निकालने को होता है तब तक उसकी नज़र घर में पड़े एक डीप फ्रीजर पर पड़ता है। डीप फ्रीजर को देखकर पुलिस वाला अचंभित होता है और अपने जो सीनियर हैं उनको बताता है कि घर में डीप फ्रीजर ऐसा तो होता नहीं है, ये तो बड़े बड़े दुकानों की चीज़ है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स रखे जाते हैं या वैसे सामान जिसको बचा कर रखना होता है होटलों में रखा जाता है, ये घर में डीप फ्रीजर क्यों रखा है। ये बात सुनकर पुलिस वाले फिर लौट के आते हैं। जब पुलिस वाला राजेश से पूछता है कि घर में डीप फ्रीजर कैसे रखा हुआ है, तो राजेश गुलाटी उस पर कहता है कि हाँ 4-5 महीने पहले एक बार हमको डीप फ्रीजर हम खरीद के लाए थे, वहीं रखा हुआ है। लेकिन पुलिस देखती है तो उसे लगता है कि डीप फ्रीजर पुराना नहीं है, बहुत दिनों पुराना नहीं है, 5-6 महीने पुराना नहीं हो सकता है और उस पर एक ताला भी लगा हुआ है। पुलिस वाला कहता है कि इसमें ताला क्यों लगा हुआ है, तो वो बताता है, राजेश गुलाटी बताता है कि अनुपमा ताला लगाकर पता नहीं चाबी कहाँ रख दी, क्या की। पुलिस वाले को शक होता है, पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं और पूछताछ के क्रम में जब पुलिस ने दबाव अपना देना शुरू किया तो राजेश गुलाटी चाबी लाकर पुलिस को देता है। पुलिस खोलती है उसे तो देखती है कि उसमें काले काले पॉलीथीन में कुछ रखा हुआ है, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, चूँकि डीप फ्रीजर है और लगातार चल रहा होगा। पुलिस उसमें से एक पॉलीथीन निकालती है, पॉलीथीन पर पूरा बर्फ़ का जमा हुआ है परत को झाड़कर पुलिस जब पॉलीथीन को खोलती है तो देखती है कि उसमें मांस रखा हुआ है, मीट। ये बहुत अचंभित करने वाली बात इसलिए नहीं थी कि बहुत लोग होते हैं जो मांस खाने वाले होते हैं और मांस ले आकर फ्रीज में रखते हैं, वहाँ तो डीप फ्रीजर था। फिर दूसरा पॉलीथीन निकालती है, उसको जब खोला जाता है तो उसमें भी मांस का टुकड़ा मिलता है। पुलिस का शक और तेज होने लगता है कि आखिर ये एक ही व्यक्ति है और 2 बच्चे हैं मात्र, और इतना ये क्या है। फिर तीसरा निकालती है, तीसरा पॉलीथीन निकालती है तो उसमें भी मांस आता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो पुलिस के कान खड़े कर देती है। पुलिस हतप्रभ रह जाती है, चूँकि उसमें उंगलियां निकलती हैं। अब पुलिस के सामने पूरा स्पष्ट हो जाता है मामला कि ये अनुपमा का ही हो सकता है। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करने लगती है तो राजेश गुलाटी उसी डीप फ्रीजर पर पीठ अड़ाकर बैठ जाता है और फपक फपक कर रोने लगता है। वो रोने लगता है, वो ऐसे रोता है जैसे उसे बहुत दर्द है इस बात का
अनुपमा के जाने का बाद का, और सच में वह पश्चाताप कर रहा हो, इस तरह की स्थिति वो दिखाता है। फपक फपक कर रोने लगता है। पुलिस कड़ाई करती है, पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, और उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तब जो वाकया सामने आता है वो अजीबोगरीब होता है। पता चलता है कि उसने पत्नी के टुकड़े कर कर 72 पॉलीथीन में उस डीप फ्रीजर में रखा था। तो आखिर क्यों था? जब पुलिस दबाव देती है राजेश गुलाटी पर, तो राजेश पूरा वाकयात बताता है, क्या है उसकी कहानी और क्यों उसने इतना जघन्य काम किया था। कहानी यह है कि 1999 में दिल्ली में MCA करने के दौरान राजेश गुलाटी की भेंट होती है अनुपमा गुलाटी से। अनुपमा से भेंट होती है, दोस्ती बढ़ती है और दोनों में प्यार हो जाता है। अब परिवार वाले उसकी बात को माने न माने तो ये दोनों शादी करके और चले जाते हैं US। दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों ही लगभग एक ही क्षेत्र में काम करने वाले। ये दोनों US जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। इसी बीच अनुपमा को एक जुड़वा बच्चा होता है, मतलब 2 बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे। अब उन लोगों के पास एक समस्या आ जाती है कि दोनों काम करने वाले लोग हैं, बच्चों की परवरिश कैसी होगी। अच्छा पैसा कमा रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग वापस भारत चलते हैं अपने घर, जहां बच्चों की भी देखभाल हो सकेगी। दोनों भारत चले आते हैं, और जब भारत आते हैं तो अनुपमा दिल्ली में अपने माता पिता के यहाँ रहने लगती है, और राजेश, जिसे जो US से आता है, उसके पास कोई नौकरी नहीं होती है, नौकरी के तलाश में लगता है, और तलाश करते करते उसे एक नौकरी मिलती है कलकत्ते में। वो कोलकाता चला जाता है, नौकरी करने लगता है। इसी बीच अनुपमा को पता चलता है कि राजेश कोलकाता में अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ प्यार की नैया चला रहा है। बात भी सच थी। कोलकाता में अपने पड़ोस में रहने वाली एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ राजेश की दोस्ती हो जाती है, उससे प्यार हो जाता है। ये दूसरा प्यार था। पहला प्यार उसने अनुपमा से किया था और उससे शादी की थी, ये दूसरा प्यार था। अनुपमा को पता चलता है, वो पूरे गुस्से में आती है कोलकाता, और वहाँ पे पूरा हंगामा होता है, दोनों में झगड़ा होता है। झगड़े के बाद अनुपमा कोर्ट चली जाती है, कोर्ट में वो शिकायत दर्ज करती है, और उसके बाद न्यायालय सज़ा सुनाता है कि राजेश गुलाटी को प्रति माह 20,000 रुपये अनुपमा को देना होगा उन दोनों बच्चों के, जो उनके बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए। राजेश को लगता है कि इस मामले को विड्रॉ कर लेने में भलाई है। राजेश अनुपमा के साथ मिलता है और कहता है कि चलो हम लोग फिर एक दूसरी दुनिया शुरू करें, पीछे का जो काला अध्याय है उसको छोड़े और एक नई सुनहरी ज़िंदगी शुरू करते हैं। दोनों मान जाते हैं और फिर दोनों देहरादून चले आते हैं और देहरादून के प्रकाश नगर में रहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि शक की सुई जो है वो कभी कभी घर को बर्बाद कर देती है। अनुपमा को हमेशा अपने पति पर, राजेश गुलाटी पर शक रहने लगता है, और बार बार इन लोगों में झगड़े का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी कभी झगड़ा हाथापाई में भी बदल जाता है। उनके 2 बच्चे जो 7-8 वर्ष के हैं स्कूल जाते हैं। इसी बीच 17 अक्टूबर 2010 शाम में जब ये अपने काम से लौटता है राजेश गुलाटी, तो पत्नी से झगड़ा होता है। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। झगड़ा होता है, झगड़े के बाद मारपीट होती है। उसी धक्का मुक्की में अनुपमा गिर जाती है और उसका माथा किसी फर्नीचर या किसी चीज़ में लगता है, वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो ये राजेश गुलाटी घबरा जाता है कि आखिर करें तो क्या करें। वो देखता है कि उसकी सांस चल रही है, तो वो सोचा कि क्यों ना इसे मार दें, चूँकि जब उठेगी तो फिर ये कहीं थाने में चले जाएगी, पुलिस में चले जाएगी, फिर एक बार बवेला होगा। वो गला दाबने का प्रयास करता है, लेकिन वो चिल्लाने लगती है। इस बीच राजेश के पास जो रुई होता है, उस रुई को लेके उसके मुंह को पूरी तरह जाम कर देता है, बंद कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर उसे डर होता है कि अब करूं तो क्या करूं। वो क्या करता है कि
उसके शरीर को घसीट कर ले जाके बाथरूम में बंद कर देता है। बाथरूम में बंद कर देता है और नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वो सोचने लगता है कि आखिर इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो वो बाज़ार जाता है, वहाँ से जाकर एक डीप फ्रीजर खरीद के लाता है। फिर जाता है ग्राइंडर मशीन खरीद के लाता है काटने के लिए, आरी खरीद के लाता है। अलग अलग दुकानों से, अलग अलग जगह से वो सामान खरीद कर घर में इकट्ठा करता है। और उसके बाद अनुपमा के शरीर को डीप फ्रीजर में रख देता है। डीप फ्रीजर में अनुपमा का शरीर पूरे बर्फ़ से ढक जाता है। और उसके बाद कई दिनों तक रात में जब बच्चे सो जाते हैं तो वो उन्हें टुकड़े टुकड़े काट कर 72 पॉलीथीन, काले पॉलीथीन जो खरीद कर लाया था, उसमें पैक करके उसमें डाल देता है डीप फ्रीजर में। डीप फ्रीजर में होने से वो सड़ता भी नहीं है, कोई बदबू नहीं आती है, किसी को पता नहीं चलता है। बच्चों को वो बताता है कि उसकी माँ नानी के यहाँ गई हुई है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और अब राजेश गुलाटी ये सोचना लगता है कि जब भी उसकी छुट्टी हो, बच्चों की छुट्टी हो, तो वो छुट्टी मनाने कभी मनाली, कभी कहीं जाता है। और जब भी जाता है तो 1-2 पॉलीथीन अपने साथ लेकर जाता है और कभी किसी पहाड़ी के नीचे, कभी किसी घाटी में फेंकता जाता है। उसी तरह वो धीरे धीरे चाहता है कि एक एक पॉलीथीन निकाल कर पूरे मामले को समाप्त कर देंगे, घर से समाप्त कर देंगे। लेकिन इसी दौरान समय बीतते जाता है और जब उसका साला आता है और पुलिस केस होती है तो ये मामला सामने आता है। लेकिन आखिर पकड़ा कैसे जाता है? राजेश गुलाटी इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, उसने जो प्लान किया था उसमें पकड़े जाने की संभावना कम थी। लेकिन पुलिस के आ जाने के बाद और उसने जो मैसेज अनुपमा के ही मोबाइल से अपने साले को दिया, इससे उसके साले का शक गहरा हो जाता है कि 50 दिन से ज़्यादा हो गए उसका कभी कोई मैसेज उसकी बहन का नहीं आया। लेकिन यहाँ आते आते और जब पुलिस में जाने की बात हुई तो उसके मोबाइल पर मैसेज कैसे आया, वो एक्चुअली जब थाने में जाता है तो इसकी भनक पुलिस को दे देता है और पुलिस आती है, इसे पकड़ लेती है। ये मामला जब आया था तो नरपिशाच और डीप फ्रीजर कांड और तरह तरह की बातें होती थी, दिल दहला देने वाली घटना थी। और पूरे मीडिया में, देश विदेश में इसकी भर्त्सना हो रही थी कि ऐसी भी मानसिकता हो सकती है क्या। 17 अक्टूबर 2010 को यह घटना घटी थी, जिस दिन राजेश गुलाटी और अनुपमा का झगड़ा हुआ था। और 12 दिसंबर 2010 को पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया था। इस मामले में कोर्ट ने राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी और 10 लाख का जुर्माना किया था। और वहीं साक्ष्य मिटाने के मामले में 3 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी गई थी। साथ ही उसे 14,70,000 रुपये बच्चों को उसकी परवरिश के लिए देना था और 70,000 रुपया कोषागार में जमा करना था। वो सब कुछ किया, लेकिन आज भी वो जेल में बंद है, आजीवन कारावास भोग रहा है। ये कहानी सुनाने के पीछे केवल यही मकसद था कि प्यार के नाम पर कभी मर्यादाओं को नहीं लांघना चाहिए। दूसरी बात कि शक जो है संबंधों में खटास पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो डीप फ्रीजर वाली घटना थी, ये उसकी दिमाग में आई कहाँ से? ये उसके दिमाग में आई थी हॉलीवुड के एक फिल्म से। उसने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी जिसमें इस तरह की घटना को फिल्माया गया था और उसी से प्रेरित होकर उसने ठिकाने लगाने के लिए ये तरीका अपनाया था। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सुनहरा उसका भविष्य था, उसको उसने बर्बाद कर दिया। तो आप भी रहिए सतर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। हम और भी इस तरह की घटनाएं आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।